एक बिग जजमेंट है अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर 2014 में जस्टिस आरिफ नरीमन और जस्टिस कुरियन जोसेफ के बेंच ने साफ साफ कह दिया था कि कोई भी चुनाव में कोई भी कैंडिडेट पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की तरह अगर वो चुनाव लड़ रहा है, कोई भी कैंडिडेट जब चुनाव लड़ता है तो उसको जो रेगुलेशन करने के लिए पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का 1950 का, अगर वो किसी भी तरीके का धार्मिक बयान देता है या किसी रिलीजन के पर्टिकुलर लोगों को अगर अपनी तरफ आकर्षित करता है या कोई लोभ लालच देता है तो वो उसकी जो है कैंडिडेचर खत्म हो जाएगी। देश संविधान से चलेगा, ममता बनर्जी के कोई काम से नहीं चलेगा, कृत से नहीं चलेगा जो अभी चला रही हैं। ये देश समझ रहा है और देश बदलाव मांग रहा है पश्चिम बंगाल में, और अब बदलाव होगा भी, आप देखिएगा। वहाँ की जनता भी समझ रही है। ममता बनर्जी को डर है कि एसआईआर कंटिन्यू रहा तो हम हार जाएंगे। तो बस ये जो बजट वाला एंगल है जिस पे हमारा आज आपका बात शुरू हुआ, बजट वाले इशू पे, कि किसी तरीके से 5,000 करोड़ दे दो, 7,000 करोड़ दे दो, जीत जाएं। इनको पता है हिंदू वोटर आएंगे तो मुस्लिम वोटर को कंसोलिडेट करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। ममता बनर्जी इस बार बंगाल का बजट लेके आती हैं, जिसके बाद पूरे देश का सर कहीं ना कहीं घूम गया है उनके बजट को देख के। जिस तरीके से उन्होंने बजट पेश किया है उसमें कहा यह जा रहा है कि तमाम ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही हैं। 5,000 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने मस्जिद और मदरसे को दिया है। और वहीं अगर बात करें डेवलपमेंट के लिए और तमाम वहाँ की फैसिलिटी के लिए, तो वहाँ पर मिनिमल बजट ममता बनर्जी ने वहाँ के लोगों के लिए रखा है। आखिरकार एसआईआर से प्रॉब्लम, और जिस तरीके से अभी बजट में उन्होंने डीए 4% बढ़ा दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और फटकार लगा दी कि भाई आपने जो पहले वाला डीए नहीं दिया है वो आप कब दोगे। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, यहाँ पर कुछ वकील हैं जो कानून की अच्छी समझ रखते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है डीए को लेकर, उस पर उनका क्या कहना है। सर अभी सर पहले नाम क्या हुआ? जी, अधिवक्ता सूरज कुमार झा। सर जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को डीए को लेकर फटकार लगाई है, इसके पहले वो बजट लेके आई, उसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश वो कर रही हैं। और जो पहले वाला डीए था उन्होंने पे नहीं किया है, जिसमें लगभग आप बोल दीजिए 43,000 करोड़ रुपए भी उनका बकाया है, लेकिन 4% इसमें जनता को खुश करने के लिए और बढ़ा दिया। तो कैसी ये राजनीति आप देख रहे हैं उनकी? जी, ये बहुत गलत राजनीति है उनके द्वारा जो अभी स्टेटमेंट दिया गया और बजट एलोकेट किया गया, बजट एलोकेशन को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। पहले तो हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, प्राइमरी कोर्ट वो है, उसके बाद यहाँ पे है। क्योंकि अगर आप किस तरीके अगर देखें तो कैटेगरिकली उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण को भरपूर वो किया है, सपोर्ट किया है, और हिंदुओं को और उनके जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम है। और जो मस्जिद और मंदिर और मस्जिद के लिए खास करके और मदरसे के लिए जो जिस हिसाब से उन्होंने एलोकेट किया 5,000 करोड़, ये बहुत गलत है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी उनको फटकार लगाई है और ये कहा है कि जो पिछला आपका जो पेंडिंग है एरिया, वो आप 6 मार्च तक जो है पहले क्लियर करिए, फिर 4% का जो आप दे रहे हैं ये उसके बाद आप करिएगा। क्योंकि ये प्रैक्टिकली यूटोपियन है, संभव ही नहीं है ऐसा करना। सिर्फ ये चुनावी उनको पता, मैडम आपने भी देखा होगा, आपने भी कवर किया, इससे पहले ये एसआईआर में चैलेंज करती हैं, एसआईआर में इनको मुंह की खानी पड़ती है तो बजट लेके आ जाती हैं। इससे पहले वो इलेक्शन कमीशन को देती हैं, मैक्रो ऑब्जर्वर बनाती हैं, तो इससे पहले सीपैक का जो छापा पड़ा तो उसमें ये खुद दौड़ती भी पहुंच जा रही हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि एक राज्य के मुखिया को इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप एक धर्म को ये और विशेष को अगर किसी तरीके से 5,000 करोड़ का इतना बड़ा बजट एलोकेट कर दोगे, दूसरे को आप नॉमिनल भी नहीं दे रहे हैं, तो बहुत गलत है और ये कहीं ना कहीं संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। इसमें मैं आपके सभी दर्शकों को कहूँगा कि एक बिग जजमेंट है अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर 2014 में जस्टिस आरिफ नरीमन और जस्टिस कुरियन जोसेफ के बेंच ने साफ साफ कह दिया था कि कोई भी चुनाव में कोई भी कैंडिडेट पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की तरह अगर वो चुनाव लड़ रहा है, कोई भी कैंडिडेट जब चुनाव लड़ता है तो उसको जो रेगुलेशन करने के लिए पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का 1950 का, अगर वो किसी भी तरीके का धार्मिक बयान देता है या किसी रिलीजन के पर्टिकुलर लोगों को अगर अपनी तरफ आकर्षित करता है या कोई लोभ लालच देता है तो वो उसकी जो है कैंडिडेचर खत्म हो जाएगी। ये इन्होंने उस जजमेंट की मूल भावनाओं को कुठाराघात करते हुए, एक लूप होल निकालते हुए इन्होंने बजट में बना दिया। इस बजट को मैं चाहूँगा कि पीआईएल के माध्यम से चैलेंज हो, और बजट में सुप्रीम कोर्ट में इनको ऑलरेडी फटकार लगा चुकी है। तो ये जो प्रयास है इनका ममता बनर्जी का, इनको पता है कि चीज़ें इनकी सत्ता जा रही है, और शारदा चिट फंड से लेकर नवाखाली और संदेश खाली में जो इनके कारनामे हैं और टीएमसी कार्यकर्ता जो जिस तरीके से कर रहे हैं वहाँ उनकी उजागर हो, इनकी सत्ता इस बार जा रही है। जैसे ही वो एसआईआर हो रहा है, इनके फर्जी वोटर जितने रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी को इन्होंने जो फर्जी बना रखा था 58 लाख वोटर इनके कट गए। और सुप्रीम कोर्ट में भी इनको जो पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि एसआईआर किसी हालत नहीं रुकेगा, एसआईआर कंटिन्यू रहेगी। और ईआरओ होते हैं इलेक्टोरल डिविजनल ऑफिसर, वही फाइनल लिस्ट करेगा। इनके तरफ से कहा गया, श्याम दीवान इनके वकील हैं, कहा कि नहीं जी ये वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनको रिलीफ देने से मना कर दिया, कह दिया कि एसआईआर चलेगी। और इनको पता है कि एसआईआर जैसे ही चलेगी इनकी सत्ता जो है जाने वाली है। तो वो एक लास्ट चांस के तौर पर नहीं होता कि साम दाम दंड भेद, वो दंड भेद न पढ़ा रही है कि बस बजट की आर्थिक लुभावने की तरह जो है वो दे रही है। अब ये कह रही है
हैं, एक उदाहरण अपने बच्चा हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो ऐसा किए, वो अलग सीन था, वो इस सेंस में अलग था कि वो सबको उन्होंने कोई महिलाओं को 10,000 दिए, रोजगार के सेंस में दिया। उसमें ये कहा कि हम महिलाओं को जो है उसमें उन्होंने ना जाति देखी ना धर्म देखी, हर किसी को मिला है, ब्राह्मण को भी मिला है, ठाकुर को मिला है, मुस्लिम को मिला है, हिंदू को, सबको मिला है। यहाँ सिर्फ आप एक मस्जिद को मदरसे को दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं तुष्टिकरण है। और मुझे लगता है कि इस बजट एलोकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। हम लोग एक फाइल करेंगे इस पे रिट, और इस पर चैलेंज करेंगे कि एक जो अनवर पीवी की जजमेंट है, उस जजमेंट को ही आप नल एंड वाइड करने की कोशिश है और आप एक लूप होल निकाल के कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हमें लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें 3 जज बेंच बैठा करके इसको जो ममता बनर्जी का मूव है उसको रोक के, और फ्री एंड इम्पार्शियल जो इंदिरा गांधी वर्सेस राजीव गांधी 1975 में एक जजमेंट है कि फ्री और इम्पार्शियल जो है इलेक्शन होने चाहिए, उसमें किसी भी इलेक्शन में जो है किसी तरीके का सरकारी कर्मचारी काम नहीं करे रूलिंग पार्टी के लिए। इसमें आपको पता ही है भारत में इंदिरा गांधी ने यशपाल कपूर से मदद ली थी और उनकी कैंडिडेचर कैंसिल हो गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर दिया था, 6 साल के लिए उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत दी थी। लेकिन क्या ममता बनर्जी पे ये सब कुछ लागू होता है? आप देखिए वोपक में किस तरीके से गई, वहां पर फाइल छीन के लेके आई, सुप्रीम कोर्ट में SIR को चैलेंज करने के लिए किस तरीके से आ गई, बजट इस तरीके से खुल्लम खुल्ला कहीं ना कहीं चल रहा है, TMC का आप गुंडागर्दी दादागिरी आप तो देख ही रहे हैं। तो वो किस तरीके से वो संवैधानिक जो मूलभूत उनकी संरचना है उसको कहीं ना कहीं तहस नहस कर रही है, उस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं? बहुत बड़े एक्सपर्ट थे ग्रैनविल ऑस्टिन संविधान के, वो ये मानते थे कि भारत का जो फेडरलिज्म है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सरकार और यूनियन के बीच कोऑपरेशन से चलेगा। अब ममता बनर्जी इसके सबसे ज़्यादा खिलाफ रहती है, हमेशा कहती है कि बंगाल को और यूनियन के साथ उनका हमेशा टकराव रहता है, मोदी जी से टकराव, गृह मंत्री से टकराव, यहाँ के कानून, यहाँ के CRPF के लिए उनसे मांगा जा रहा है BSF के लिए बॉर्डर जगह दीजिए, क्योंकि जो लैंड है वो राज्य सरकार के उसमें आता है, वो देना नहीं चाहती, क्योंकि उनको पता है जैसे CRPF और वो BSF आएंगे तो अवैध जो घुसपैठियाँ हैं उस पर रोक लगेगी। इसलिए वो अपने आप में आपको बता दूं आपके चैनल से, संदेश खाली में इनके जो शाहजहां शेख का मामला था, चाहे बंगाल पुलिस में जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया था CBI के ऑफिसर को, फिर OPEC वाले में देखिए अगर जो एक इंडिपेंडेंट ED काम कर रही है उस पर आप एक राज्य की मुखिया होने के नाते अगर आप जहाँ के छापा मार रही हैं तो क्या इस मतलब आप रुकवा रही हैं, फाइल लेके भाग जा रही हैं, ये संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ। पर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इनके सब दिखा दिया, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पॉलिटिकल स्टैंड आउट की थी। कभी नहीं हुआ कि सिटिंग CM जो है बहस करने के लिए, एक मैडम 3 SIR ऑलरेडी चल रहा है, SIR बंगाल को लेकर जिसको प्रशांत भूषण लीड कर रहे हैं, चौथा SIR डालने का कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ अपने जनता को दिखाना चाह रही हैं कि देखो जी तुम्हारे लिए हम इलेक्शन कमीशन आए। इलेक्शन कमीशन वाली घटना में बता दूं, इलेक्शन कमीशन पर जहां इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया, रिप्रेजेंटेशन, वहां जब इलेक्शन कमिश्नर ने इनके तीनों इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त थे सुने इनको, जब उन्होंने कुछ सवाल किए इस पर भी फट जाती हैं। इनको अकाउंटेबिलिटी अपनी जनता को गुमराह करती हैं, और उसी दिन ये आ गई। फिर उसकी सुरक्षा के लिए हज़ारों रुपए, करोड़ लाखों रुपए खर्च हुए इनके सिक्योरिटी के लिए। फिर ये कोर्ट में पॉलिटिकल करने की कोशिश की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने सीधा पूछा कि मैडम ममता, आपने सीमांत दीवान जैसे काबिल वकील, कपिल सिब्बल जैसे काबिल वकील की टीम खड़ी कर रखी, आपको बोलने की जरूरत क्या? वहां भी घुमाने की कोशिश की कि नहीं जी ये असम में क्यों नहीं रहा, वहां क्यों नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि SIR पहली बार नहीं हो रहा है, और SIR का काम आर्टिकल 324 में सुप्रीम कोर्ट वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को छूट दी है कि आप SIR कंटिन्यू रहेगी। ERO जो होते हैं वो ERO जो है फाइनल लिस्ट वही रिवाइज करेंगे। जो DEO थे, जो ग्रेड DEO को 8,855 जो ग्रेड B ऑफिसर थे राज्य सरकार के, ममता बनर्जी कह रही थी वो नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के 5 बजे आप जाके अपने कंसर्न DEO जो डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं उनको आप रिपोर्ट करोगे, और ERO जो है फाइनल लिस्ट वही जारी करेंगे। तो आप इनकी जो राजनीतिक चाल थी, कोर्ट के अंदर जजेज भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जजेज पता है इनको क्या पॉलिटिकल स्टैंड है। ये अपनी जनता को रिझाने के लिए सत्ता किसी भी तरीके से जाए ना इनको, क्योंकि इनको पता है जिस दिन इन दूसरी कोई पार्टी की सत्ता आई, इनकी फाइल पुराने जो कारनामे हैं, काले कारनामे खुल जाएंगे, और फिर इनके जो जवाब देना होगा। फिर अरविंद केजरीवाल जैसे आबकारी विभाग में इनके सारे मंत्री जेल गए, इनका भी जेल जाना है, क्योंकि इनके अभिषेक बनर्जी, कल्याण मुखर्जी, सारे लोग करप्शन करके बैठे हुए हैं। शारदा चिटफंड, नवा खाली, संदेश खाली, हर जगह इनका हो रखा है, करप्शन से भरमार हो रखा है। वो सारे फाइल खुलने ही हैं, और वो चाहती हैं किसी भी तरीके से, चाहे उनको संविधान की हत्या क्यों न करनी पड़े, वो आकर के साम दाम दंडभेद अपना करके अपनी सत्ता बचाना चाह रही हैं। इसलिए वो बजट का भी लुभावना दी है। ये बजट अनवर पीवी वाले जजमेंट और CD कमाचेन वाले जजमेंट की मूल भावनाओं के खिलाफ है, और मुझे इसमें लगता है कि इस पर रिट फाइल हम लोग करेंगे, और इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कह दिया 6 मार्च तक आप पहले डिसाइड करिए, और पहले पुराना एरियर क्लियर करिए, फिर आप नया कोई 4% का जो DA का आपने एक लुभावना दिया है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है, और उसको जो है पहले तो क्लियर करिए, बाद में देना है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार लगनी फिर से तय। सर आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी बार बार इस तरीके के लुभावने कहीं ना कहीं एक लोगों को लुभाने का प्रयास करती हैं, क्योंकि आपने देखा कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा मदरसे और मस्जिद के लिए दे देना, क्या वहाँ की जो जनता है, जो पढ़ने लिखने वाली जनता है, जो आने वाला भविष्य है, वो क्या मदरसों और मस्जिद में सिमट कर रहने वाला है? जी नहीं, वहाँ की भी जनता अब समझने लगी है
कि करना क्या चाह रही है। इवन वहाँ की जनता क्या पूरा देश देख रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। और जहाँ तक है अब बदलाव होगा, वहाँ की जनता अब समझ रही है क्या कर रही है क्या नहीं। ये हमेशा इसी पर ही राजनीति करेंगी। मुस्लिम वो जानती हैं कि यहाँ से हमारा वोट बैंक है, हमको यही करना है और यहीं से हम सेफ रहना है, और ये किसी चीज़ पे नहीं जाएंगी। ये क्वेश्चन करेंगी, जवाब नहीं जानना चाहती, या कोई जवाब इनको चाहिए अगर दिया जाए तो जवाब पे वहाँ पे स्टैंड भी नहीं लेती हैं। ये हमेशा ये अभी ये आई थी सुप्रीम कोर्ट आई थी पब्लिक को चैलेंज, हाँ SIR को चैलेंज करने के लिए। क्यों आई थी ये पूरी जनता देख रही है, जनता जान रही है क्यों आई थी ये। वो अपनी छवि को दिखाना चाह रही, हाँ आई एम ए वेरी स्ट्रिक्ट लेडी, मैं पश्चिम बंगाल के बिहाफ पे मैं आई हूँ, उनके लिए लड़ रही हूँ। जस्ट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आई थी कि हाँ मैं आपके लिए लड़ रही हूँ, बस इतना दिखाने के लिए आई थी। सिर्फ ये पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, जो कि अब जनता जानने लगी है, समझने लगी है, और अब बदलाव होने जा रहा है और होगा, ये आप जान लीजिए। तो क्या ये बंगाल की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके की जुमलेबाजी करना और इस तरीके का बजट पेश कर देना, इस तरीके की छोटे छोटे उनको मौके दे देना, यही तलाश रही हैं? उनका तो यही उद्देश्य ही है, लेकिन संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत है ना। देश संविधान से चलेगा, ममता बनर्जी के कोई काम से नहीं चलेगा, कृत से नहीं चलेगा जो अभी चला रही हैं। ये देश समझ रहा है और देश बदलाव मांग रहा है पश्चिम बंगाल में, और अब बदलाव होगा भी, आप देखिएगा। वहाँ की जनता भी समझ रही है और वो बरगला रही हैं जो वहाँ के वोटों को। हाँ। जैसे जो SIR हुआ उस पर भी वो तमाम तरीके की बातें निकाल कर लेकर आती हैं कि गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन उनके वोट बैंक को काटने का प्रयास कर रहा है, तमाम ऐसी बातें। तो उस पर क्या सोचते हैं आप? ना वो तो वही मैं बता रहा हूँ, जब कुछ अच्छा होने जाता है तो उनको उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करना होता है। वो कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं, जो हमेशा की हैं, बरगला के अपना काम निकालना होता है तो वो कर रही हैं। वो अपना काम अच्छे से कर रही हैं, लेकिन देश भी अब समझ रहा है क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। पहले की बात अलग थी, अब अलग बात है। अब सारे लोग जान रहे हैं क्या मैडम कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, और अब बदलाव होगा, 100% होगा, और जनता समझ रही है क्या होने जा रहा है अभी। सर आप क्या? बिल्कुल मैडम, एक जजमेंट है मनोज नडुला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 5 जजेज बेंच है और यही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। उसमें साफ साफ कह दिया गया कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो होता है वो कॉम्पोजिटरी रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके राज्य में, उसके देश में हर नागरिक को जो संवैधानिक अधिकार है उसका संरक्षण करे, प्रतिरक्षण करे। ममता बनर्जी जो एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो बंगाल की, उनकी ड्यूटी बंगाल के हर धर्म हर मजहब के लोगों के लिए है, ना कि किसी एक आदमी के लिए, एक मजहब के लिए। जिस तरीके से 5,000 करोड़ रुपए आप एलोकेट कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं उस जजमेंट की मूल भावनाओं के खिलाफ है, और मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसमें ऑब्जर्व कर रहे होंगे और उसको चैलेंज करेंगे। और SIR वाले में जो कहा मैं आप कह रही थी, जैसे एक बार याद होगा जब इंदिरा गांधी सरकार से हट गई थी, एक बिहार के बरछी में जाके हत्या कुछ हुई थी तो हाथी पे चल के गई थी, पॉलिटिकल स्टैंड था वो। ऐसे ही ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट आना पॉलिटिकल स्टैंड था। कारण मैं उसके पीछे बताऊं, जब भी आप कोई पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो आप सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल पिटीशन फाइल करने के मैं बता रहा हूं, जब SLP फाइल करते हैं, रिट फाइल करते हैं, तो जो है ना AOR के थ्रू करते हैं, एडवोकेट लुकआउट के थ्रू होता है, और फिर आपके एक आर्गुइंग काउंसिल होते हैं, जिसमें इन्होंने सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट श्याम दीवान, राकेश द्विवेदी, कपिल सिब्बल और डॉक्टर अभिषेक सिंघवी को अपीयर करा रहे थे। इनकी पूरी लीगल टीम है, और जिसको जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि जब आपके पास श्याम दीवान जैसे काबिल वकील हैं तो ज़रूरत क्या है आपको बोलने की। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल दिखाना ड्रामा था कि भाई हम एक आयरन लेडी हैं, अपने आप को मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी बनने की कोशिश की, हम तुम्हारे संरक्षण के लिए जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आप मान लेते हैं आपकी बात के 1 मिनट के लिए, आप ममता बनर्जी हैं आयरन लेडी, तो आप ही के बंगाल में TMC जब लोकल चुनाव क्यों नहीं होने देता? संदेश खाली में जो वो शाहजहां शेख ने महिलाओं के, TMC महिलाओं के, वो जो वहाँ के लोकल महिलाओं को जो मोलेस्ट किया, सेक्स स्लेव बनाया, तो फिर आप कहाँ थी? आर्जिकर मेडिकल कॉलेज तो आप ही के यहाँ हुआ था ना, आप उसको, आपका कार्यकर्ता निकला वो TMC का। उसमें कह रही हैं कि जिन लड़कियों का फुल रेप हुआ है उसको 5 लाख रुपए, जिनका हाफ रेप हुआ। ड्रामा है कि आप, उन्होंने एक नया निकाल दिया कि रेप हो तो हम 10 लाख रुपया देंगे। इसका मतलब आप रेप को वो रिकॉग्नाइज कर रही हैं। तो ये बहुत एक राज्य के, तो मैडम वो तो मुख्यमंत्री एक जो 10 साल के बच्चे से भी पूछेंगे वो भी कहेगा रेप तो होना ही नहीं चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट ने नौसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 में, गोपाल गौड़ा साहब जज थे, उन्हें साफ कह दिया कि औरत का जो साइड है कोई खेल का मैदान नहीं है कि जब मन किया खेल लिए वो बहुत। और रेप जो है किसी महिला की सिर्फ नहीं होता, उसकी पूरी साइकोलॉजी, उसकी पूरी पवित्रता के खिलाफ होता है। उस रेप विक्टिम को आप कह रहे हो कि हम 10 लाख का देंगे, तो ये भी एक अपने आप में स्टेटमेंट बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप रेप को बढ़ावा दे रहे हैं कहीं ना कहीं। और एक महिला हो कि इस तरीके के बयानबाजी करना, और कह रही है 6 बजे के बाद लड़कियां
घर से बाहर ना निकले। आप सोचिए कि जो लड़कियां आने वाले दिनों में कुछ बेहतर करना चाहती हैं उनको इस तरीके से रोकना कितना बहुत गलत है कि 6 बजे आप अपने टीएमसी गुंडों को क्यों नहीं रोक रहे हैं, और आप अपराधी आपके, इसका मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला होता है। लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप मान के चलती हैं कि तुम ही गलत हो, मतलब लड़की ही गलत है, अपने प्रशासन पे आपको भरोसा नहीं है। सो हाँ, और दूसरी बात, अगर कोई सेंट्रल एजेंसी जाती है तो आप उसको जो है कैद कर लेते हैं। कमिश्नर सीबीआई को उन्होंने कैद कर लिया था, आईटीबीपी के जवान को उन्होंने कैद कर लिया था। तो ये मुझे लगता है कि भारत का जो संविधान की जो मूल भावना है, भारत का संविधान का आर्टिकल 1 में ही लिखा है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब जो राज्यों का संघ होगा उसके खिलाफ के अगेंस्ट आप अगर बंगाल कहता है कि हम एकला चलो रे वाली बात, कि भैया हम अकेले ही चलेंगे, चाहे वो संविधान उनको मानना नहीं, ये सेलेक्टिव अप्रोच रखती है संविधान का। उसी में वहाँ हिंदू है, उस हिंदू की रक्षा आपने क्यों नहीं कर रहे हैं? आप संविधान को मानती हैं तो उसमें तो किसी रिलीजन के लिए ये नहीं कहा कि स्पेशली उनको दो उनको मत दो। हम मुस्लिम भाई से हमको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उनकी मस्जिद बने, उनकी बिल्कुल उनके मदरसे बने, लेकिन स्कूल कहाँ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ गया, और चीज़ें कहाँ गई, हेल्थ कहाँ गया? अभी हेल्थ का राघव चड्ढा देखिए कितना अच्छा हेल्थ का इशू उन्होंने संसद में उठाया, तो आप वो करिए ना। यहाँ पे सिर्फ आप एक मदरसे के लिए 5,000 करोड़ दे रहे, तो ये मुझे लगता है जनता के टैक्स का पैसे का पूरा बर्बादी है, और राजनीतिक तुष्टिकरण का इससे ज़्यादा घटिया चीज़ कुछ नहीं हो सकता कि आप एकदम 5,000 करोड़ जैसे विशाल अमाउंट को आप वहाँ एलोकेट कर दो, जिसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चे को साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े। हम चाहते हैं कि जो हिंदू के बच्चे हों, मुस्लिम के बच्चे हों, सिख के बच्चे हों, सब लोग साइंस पढ़ें। अब उर्दू और फारसी और संस्कृत का जमाना अब नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो आदमी को उस हिसाब से अडॉप्ट करना चाहिए। तो मदरसे पे इतना ज़्यादा पैसा देना कहीं ना कहीं बहुत गलत है, और ये वोट बैंक की राजनीति है। और अपने किसी भी हाल में, मैं आपको फिर से वही कह रहा हूँ, अपनी सत्ता न चली जाए उसको रोकने के लिए किसी भी हाल में जा सकती हैं। अगर इनकी किसी को हत्या भी कराने पड़ेगी तो हत्या कर देंगी, ये करवाती हैं। और टीएमसी के नेता वहाँ पे लोकल, जहाँ जिस गांव में, मैं आपको बहुत, चूँकि मेरे भाई साहब भी बंगाल में रहते हैं, वो खुद बताते हैं कि जहाँ लोकल बॉडी में, जहाँ पे बीजेपी और कोई और दल के वोटर है, उस गाँव के लोगों को घेर के रखा जाता है, तुम लोकल इलेक्शन में जाओगे नहीं, और अगर चला जाता है तो वहाँ पे वोट जो बैलेट पेपर्स होता है, बैलेट पेपर खराब कर दिया जाता है, ताकि हर जगह टीएमसी जीते। गुंडागर्दी है वहाँ पे। जो हम जो लोकतंत्र की बात यहाँ खड़े होकर कर रहे हैं, वहाँ धरातल भी कुछ नहीं है, वहाँ डरते हैं लोग वोट देने से। बीजेपी के घर को उस आपने देखा होगा कि लोग जला दिए जा रहे हैं, महिला की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, लड़कियों को चढ़ते उठा लिया जा रहा है। 6 बजे के बाद एक मुख्यमंत्री, सोचिए कितनी घृणित बात है कि 6 बजे के बाद आप कह रही है लड़कियों को मत जाओ। आप ऐसे देश विकसित भारत होगा, और ऐसे आप महिलाओं के, आप एक महिला हो, यहाँ पे कोई दारू पी के कोई, पहले बात किसी को नहीं बोलना चाहिए, दारू पी के एक नेता बोलता तो एक बार के लड़के पुरुष नेता को समझ भी लेते, चलो भाई उसने नशे की हालत में किया है, गलत चीज़ तो कभी जस्टिफाइड नहीं हो सकती। आप एक महिला हो कि महिला के मर्म को समझिए, और आप 6 बजे तक आप रोक रही हैं कि नहीं उसके बाद नहीं जाओ, अगर रेप हो जाए तुमको 10 लाख रुपये, इसका क्या मतलब? आप रेप को बढ़ावा दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और ये किसी भी हाल में चाह रही है कि मुख्यमंत्री हम बने रहें और हमारी सत्ता ना जाए, क्योंकि जहाँ, मैडम एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, सत्ता गई, इनके पूरे काले चिट्ठा आ जाएगी और सत्ता से निकल जाएंगे, फिर दोबारा इनका वापसी होना मुश्किल होगा। तो वो चाहती कहीं कोई भी तरीके आजमा लो, ताकि हम, इसीलिए उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़े तो आ रही हैं, एसआईआर करवाना पड़े आ रही हैं। एसआईआर में इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर कह दिया कि एसआईआर कंटिन्यू रहेगा। इलेक्शन कमिश्नर की जो, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, जो उनका राइट्स है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजर्व किया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन उसको माना कि नहीं जी, संविधान ही सर्वोच्च है, यहाँ पे ना कोई मोदी जी सर्वोच्च है, ना ममता बनर्जी सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। संविधान की रक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग को करने दिया, कहा कि आप एसआईआर कंटिन्यू रखिए। और दूसरी बात, जो ईआरओ हैं, ईआरओ ही फाइनल लिस्ट बनाएंगे। आपको ऑब्जेक्शन है, अच्छा इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन भी किए थे, उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट दमा सेजदरी नायडू अपीयर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पहले ईआरओ का डिविजनल लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद आप प्रतिवेदन दीजिएगा। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट इस बात को इंश्योर करता है कि हर वोटर का नाम हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा दत्ता को 2 तरीके से लिखा जाता है, DATT है, DUTT है। अब कुछ इनका आरोप है कि DUTT वाले को हटाया जा रहा है, DATT वाले को रखा जा रहा है। तो अगर इस तरीके का, चुनाव आयोग ने भी अंडरटेकिंग दी है कोर्ट में कि अगर इस तरीके की अगर कोई बात है, ग्रीवेंसेज हैं, तो उसको हम रिड्रेसल करेंगे, उसको हम सुनेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के पॉलिटिकल ड्रामा करेंगे तो वो नहीं चलेगा। इन्होंने जो पिछली बार इनका एपिसोड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट समझ लिया, अब इनको टाइम भी नहीं मिलेगा। 5 मिनट इन्होंने टाइम मांगा था कि सर संविधान की हत्या, और संविधान की सबसे बड़ी हत्या तो बंगाल में हो रहा है। सबसे बड़े टीएमसी के नेता कर रहे हैं, छुट्टे घूम रहे हैं, किसी लड़की, चलते लड़की को उठा ले रहे हैं, लड़के को जो वहाँ नेता वो उसकी हत्या करवा दे रहे हैं। वहाँ देखिए लोकल बीजेपी नेताओं की कितनी हत्या हुई है। तो अगर आपको संविधान की इतनी रक्षा, तो अपने लोगों की तो रक्षा करो। संविधान का रक्षा यहाँ के सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। आप दूसरी बात, सीपैक वाले मामले में और ईडी वाले मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर इतना हल्ला तोबा इनके मचाया कि इनकी हेयरिंग नहीं होने दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट इनको डांट लगाई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को डर है कि एसआईआर कंटिन्यू रहा तो हम हार जाएंगे। तो बस ये जो बजट वाला एंगल है, जिस पे हमारा आज आपका बात शुरू हुआ, बजट वाले इशू पे, कि वो किसी तरीके से 5,000 करोड़ दे दो, 7,000 करोड़ दे दो, जीत जाएं।
इनको पता है कि हिंदू वोटर आएंगे ना तो मुस्लिम वोटर को कंसोलिडेट करने के लिए, मुस्लिम वोटर में एक चीज़ देखी जाती है कि वो वोट जो करते हैं कंसोलिडेट में करते हैं कि एक जगह ही वोट करते हैं, तो बस वो वोट इनको आ जाए, क्योंकि उनको पता है कि इनके अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी जा चुके हैं। तो और जो मुस्लिम बचे हैं, मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, वो इनको कंसोलिडेट होकर वोट आ जाए और ये वोट जो है इनको पड़े और ये जीत जाए, बस इनकी बात सिर्फ इतनी है। तो यही है कुल मिला के, तो इन पर मुझे लगता है कि रेट पड़ेगी और इनके बजट को भी चैलेंज किया जाएगा। और एक स्टेट के प्रमुख होने के नाते ममता बनर्जी का ये बयान देना कि महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए या वोट में इतना पैसा देंगे, तो बहुत ही गलत है और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए। उनको पब्लिक में आके कंडेमनेशन अपने बयान वापस लेने चाहिए और एक ऐसा राज्य बनाया चाहिए जो कल्याणकारी राज्य हो, वहाँ हर धर्म हर मजहब के लोग के विकास हों। आप रिसर्च डेवलपमेंट पे पैसे लगाइए, मंदिर मस्जिद में क्या रखा है, आप मदरसे में दे रहे हो, मदरसा क्या कर रहा है मंदा, तो वो चीज़ें हैं। तो इसको आप रिसर्च डेवलपमेंट में पैसे लगाए, पब्लिक हेल्थ पे लगाइए, सैनिटेशन पे लगाइए, पब्लिक टॉयलेट बनवाइए, महिलाओं की जहाँ पे घाट है वहाँ पे नहा रही हो, वहाँ कपड़े बदलने के लिए आप जगह पे बनाइए, तो वो चीज़ बनाइए। तो लेकिन वो पब्लिक वेलफेयर का काम करिए, ना कि आप एक मदरसा बना रहे जा रहे, मंदिर बना रहे, तो बहुत गलत चीज़ है। मैं कंडेम करता हूँ इन चीज़ों को। तो देखिए जिस तरीके से ममता बनर्जी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और जीतने के लिए एड़ी चोटी का जो जोर उन्होंने लगा दिया, चाहे कैसे भी उनको हुक बाय क्रुक जीतना ही है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को समझ में आ रहा है, बंगाल की जनता को भी समझ में आ रहा है। और आपने देखा कि संवैधानिक रूप से वो किस तरीके से कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर अपने लिए वो एक सीढ़ी बना रही हैं, अपने लिए एक रास्ता बना रही हैं, और जो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सही नहीं। फिलहाल ममता बनर्जी की राजनीति और बंगाल की पॉलिटिक्स को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।